यमन ने किया एक बड़ा ऐलान। रेड सी में लगातार दुश्मनों को धूल चटाने के बाद अब इसराइल पर दूसरे बड़े ऑपरेशन की तैयारी। यमन के हुती विद्रोही झूठे सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने। हुतियों के स्पोक पर्सन याह्या सरी ने सामने आकर साफ शब्दों में इसराइल को गंभीर रूप से चेतावनी दे डाली है। यमन के हुती विद्रोहियों ने पिछले 3 महीनों में बहुत सारे नेवल वॉरशिप पर अटैक जो किया है और ना जाने कितने कार्गो शिप को रोका है। ये बात तो याह्या सरी तो कह ही रहे हैं, साथ ही जो हुतियों का लीडर है अंसारुल्लाह अब्दुल मलिक, उन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया है, हमने रेड सी में जीत हासिल कर ली है इजराइल तक पहुंचने वाले जहाज को रोककर। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब राफा के लिए, जिसे गाजा का आखिरी शहर माना जाता है, जो इजिप्ट से लगा हुआ है, और इस राफा में 5-10 हजार नहीं बल्कि 12 लाख फिलिस्तीनी पनाह लेकर एक रिफ्यूजी की तरह रहने पर मजबूर है। उन्हें अपना घर बार गाजा से छोड़कर, फिलिस्तीन से छोड़कर यहाँ राफा में मजबूरी में आना पड़ा है। इस छोटे से इलाके में 12 लाख फिलिस्तीनी अपना गुजारा कर रहे हैं, टेंट में, कैंप में रह रहे हैं, और ना जाने कितनों को तो ये टेंट भी नसीब नहीं हो पाया है। और इजराइल अब राफा में भी अटैक करने का प्लान बना रहा है। उन 12 लाख फिलिस्तीनी लोगों को जगह खाली करने को कह रहा है, उन्हें इजिप्ट के रेगिस्तान में भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर इजरायली फोर्स ग्राउंड पर मिलिट्री के साथ राफा में कदम उठाती है या फिर एयर स्ट्राइक से हमला करती है, तो एक ही झटके में हजारों लाखों फिलिस्तीनी बेवजह मारे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही यमन के हुतियों ने एक बात कह दी है कि वो सेकंड वेव ऑफ अटैक प्लान कर रहे हैं, वो भी इजराइल के खिलाफ। अगर इसराइल ने राफा में जरा सी भी घुसने की गलती करी तो हम न सिर्फ रेड सी में बल्कि राफा में भी उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हम इजराइल के सामने फिलिस्तीनियों के लिए एक चट्टान की तरह नजर आएंगे। आपको बता दें कि यमन के हुतियों के पास वो सामान मौजूद है, वो लॉजिस्टिक मौजूद है, वो वेपन्स मौजूद है जो इसराइल तक हमला कर सकते हैं। लेकिन सारी की सारी खुफिया एजेंसी सिर्फ यही सोचने में लगी हुई है कि यमन के हुती विद्रोही डायरेक्टली हजारों किलोमीटर से दूर इसराइल पर कैसे अटैक कर सकते हैं, कैसे इसराइल पर यमन बैठे बैठे निशाना साध सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि यमन के हुती विद्रोही कौन से हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन से युद्ध की रणनीति अपनाएंगे, इसराइल पर डायरेक्टली इतनी दूर से हमला कैसे करेंगे, या फिर पहले की तरह इसराइल के जहाजों को रोककर उन्हें निशाना बनाकर फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। यमन के हुतियों ने इनडायरेक्टली रेड सी से इसराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसराइल तक कार्गो शिप में जा रहे सामानों को वहां पहुंचने ही नहीं दिया। इसराइल में इसी वजह से जरूरी सामानों की काफी कमी हो चुकी है। यमन के हुती चाहते थे जिस तरह गाजा के लोग एक एक चीज के लिए तरसे हैं, खाने के लिए, साफ पीने के पानी के लिए, दवाइयों के लिए, काम के लिए, ठीक उसी तरह इसराइल में जरूरी सामानों की इतनी कमी हो जाए कि इसराइल खुद इतना कमजोर और मजबूर हो जाए कि उसे गाजा में सीज फायर लागू करना ही पड़े। इसलिए हुतियों ने रेड सी में इसराइल के कई जहाजों को निशाना बनाया था। यमन अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहा था, लेकिन कुछ देशों ने हुतियों की इस मेहनत पर पानी फेर दिया। सऊदी ने, यूएई ने, जॉर्डन ने और ब्रुनई ने इसराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जो कार्गो शिप रेड सी से इसराइल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसे सऊदी, यूएई, ब्रुनई और जॉर्डन के रास्ते से इसराइल तक पहुंचाया जाने लगा। जो इसराइल तक कार्गो शिप को पहुंचाने का सबसे छोटा सी रूट है, उसमें रेड सी बाबल मंदेब शामिल है, जहां हुतियों का कंट्रोल है। तो हुआ ये कि इन सारे देशों ने रेड सी और बाबल मंदेब का छोटा सा रास्ता छोड़कर अपने देशों में इसराइल के जहाज रुकवाना शुरू कर दिए। उन्हें अनलोड करके पहले यूएई पहुंचाया जाता, फिर ब्रुनई और फिर जॉर्डन से सारा सामान ट्रकों में लोड करके इसराइल में पहुंचाने का काम शुरू हो गया। क्योंकि इसराइल और जॉर्डन का बॉर्डर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसराइल तक ट्रकों में भरकर जॉर्डन के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता, जहां से इसराइल सामान ले जाता। फिर भी यमन ने इसराइल में काफी बड़ा क्राइसिस खड़ा किया। इसराइल में जो गुड्स है, जरूरी सामान है, उसकी भारी कमी पैदा हो गई। लेकिन इस बात को सबने दबाए रखा। इसराइल का एक पोर्ट है एलीट, उसका कारोबार तो पूरा 90% तक ठप हो चुका है। एक तरफ तो यमन के हुतियों ने इसराइल का जो रेड सी में नुकसान करना था वो तो कर ही दिया, लेकिन अब दुनिया सोच में पड़ी है कि समुंदर से बाहर निकलकर कौन सा सेकंड वेव अटैक प्लान कर रहे हैं। अब हुती विद्रोही क्या करने वाले हैं? हुतियों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इसराइल ने राफा पर हमला किया, अगर कोई बड़ा कदम उठाया, तो हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। इसके लिए हुती क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए ऐसी मिसाइल चाहिए होगी जिनकी अटैक करने की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर हो।
अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं हुई तो इन्हें आयरन डोम या डेविड सीलिंग जैसे सिस्टम हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो सबको पता है हुतियों के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल तो है नहीं, लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज अटैक करने वाली बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अगर ईरान भी हुतियों के साथ मिलकर एक साथ ढेरों मिसाइल छोड़ेगा तो जाकर ये इजराइल के आयरन डोम या डेविड सीलिंग सिस्टम को फेल कर दें। अगर ईरान सीरिया हुती मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेट करके राफा को बचाने उतरते हैं तो इसराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसे अमेरिका और ब्रिटेन की मदद, उसके दिए गए एयरक्राफ्ट जो एयर स्ट्राइक करते हैं, जो मॉडर्न वेपन सिस्टम से लैस होते हैं। अगर हुती रेड सी में अपनी कार्यवाही तेज कर देगा तो उन एयरक्राफ्ट को अपने शिप को बचाने वापस आना पड़ेगा, जिससे वो रेड सी में उलझे रहेंगे। और इसी मौके का फायदा उठाकर हुती अपने सेकंड वेव अटैक प्लान को राफा को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी ये हो चुका है कि हुतियों ने जब एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के शिप पर दागी थी तो उन्हें रोकने में, उन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल का आयरन डोम बुरी तरह से फेल रहा है। और इसी तरह अगर हुती अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल एक साथ छोड़ेंगे तो वो डायरेक्टली इसराइल पर अटैक कर सकते हैं। ये सारी अभी सिर्फ आशंकाएं हैं। अभी जो सेकंड वेव ऑफ अटैक का प्लान हुतियों ने बनाया है वो किस तरह से ये एग्जीक्यूट करेंगे वो साफ नहीं है। और यही बात तो इसराइल को परेशान कर रही है, उसकी सीक्रेट एजेंसी को दिमाग चलाने पर मजबूर कर रही है कि कहीं रेड सी जैसा हाल फिर से हुती हमारा ना कर दे, जहां एक तरफ अमेरिका जैसे सुपर पावर इजराइल का साथ दे रहे हैं तो दूसरी तरफ यमन जैसे देश जो इतने अमीर तो नहीं है लेकिन अपने जुनून और हार ना मानने वाले जज्बे के साथ इजराइल से तो लड़ ही रहे हैं, वहीं अमेरिका को भी चुनौती दे रहे हैं। यमन ने एक बार फिर इजराइल की ओर जाने वाले शिप पर हमला कर दिया था। इस शिप का नाम जिस पर यमन ने हमला किया वो MV जियोग्राफिया था और इसका ऑनर जो है, जो इस शिप को चलाने वाली कंपनी है, वो ग्रीक देश की है और वहीं का एक बिजनेसमैन इस शिप का मालिक था। और ये शिप इसराइल होते हुए जा रही थी स्वेज कैनाल की ओर और उस शिप पर कुछ ऐसा सामान था जिसे इजराइल की पोर्ट पर पहुंचकर उतारना था। लेकिन उधर यमन ने इस हमले के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली थी, क्योंकि यमन की हुतियों ने पहले ही कह रखा है कि जो भी जहाज इसराइल को सपोर्ट करेगा या वहां जाएगा हम उस पर हमला करेंगे। इसलिए यमन अपने हमले की तैयारी करने लगा। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस ने उन 4 मिसाइलों पर एक एयर स्ट्राइक कर दी और मिसाइलों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को लगा कि उसने यमन के हुतियों का हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया है और जो शिप इसराइल जा रहा था वो अब वहां आराम से पहुंच जाएगा और इसराइल को सामान दे देगा। लेकिन यमन ने अपनी 4 बैलिस्टिक मिसाइल खोने के तुरंत बाद ही कुछ ही घंटों के अंदर अपनी SVM बैलिस्टिक मिसाइल रेडी कर ली और टारगेट सेट कर लिया, जो सीधा जाकर इसराइल जाने वाले MV जियोग्राफिया शिप पर लगा। आपको बता दें कि ये एक बड़ा बल्क कैरियर शिप था जिसमें $1 बिलियन से लेकर $3 बिलियन तक का सामान लॉड करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।